अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, और जब हम कहते हैं कि वो सीजन खूब चल रहा है शादियों का, ये सीजन क्या होता है? मतलब शादी तो कभी भी हो सकती है, आपको कोई पता है भी शादी एक पर्टिकुलर सीजन में होती है। एक तो कोशिश होती है लोगों की कि जरा मौसम ठंडा हो जाए तो शादी हो, फिर मुहर्रम सफर का ब्रेक आता है, फिर उसके बाद दोबारा शादियां शुरू होती हैं, तो वो शादी सीजन ही होता है। लेकिन अब्दुल्ला, इन दैट केस कराची इज नॉट दैट कंफर्टेबल कि मतलब शादियां हो रही हो, इट इज हॉट, तो फिर ये सीजन तो ना ठीक है। बड़ी ईद के बाद यूजुअली लोग शादी करते हैं, देन अगेन मुहर्रम स्टार्ट्स, तो फिर वो गैप आ जाता है। So, ये हो रहा है। शादी वैसे कभी भी हो जाए, दिल का मौसम बस अच्छा होना चाहिए, तो फिर सभी अच्छा लगता है। शायराना आपने शुरू में ही बात कर दिया। अच्छा जी, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, और आपको अपडेट्स भी देनी है वीकेंड पे क्या हो रहा था क्या नहीं। लेट अस बिगिन, और मेरा ख्याल है स्टार्ट हम करते हैं कश्मीर के साथ, और जल्दी से बहुत सी बातें आपको बतानी है। आपको पता है बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर द वीकेंड एज वेल। और जी 21 रोज हो गए हैं, कर्फ्यू जारी है, बिल्कुल जी, आपको बताना भी यही चाहते हैं कि 21 रोज हो गए हैं और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको ये भी बताएं कि पूरी मकबूजा वादी कैद खाने में बदल चुकी है। भारत को भी समझ आ रही है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हकूक के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार है। भारतीय ऑपोजिशन भी मान रही है मकबूजा कश्मीर के हालात इंतहाई ख़राब हैं। 2 रोज़ पहले आपको बताएं क्या हुआ है कि 2 रोज़ पहले कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया। मुझे इनवाइट किया है तो अब मैं आया हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आ सकते हैं। सो इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल देन व्हाई आर वी नॉट अलाउड आउट? इट्स अ बिट सरप्राइजिंग। और दौरान परवाज़ क्या हुआ? दौरान परवाज़ एक कश्मीरी खातून ने राहुल गांधी के सामने भारतीय मज़ालिम की हकीकत खोल कर बयान की। मोदी को आला तरीन एजाज़ देने पर चेयरमैन सेनेट ने UAE का दौरा मनसूख कर दिया। सादिक संजरानी का कहना है कि मोदी हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ऐसे हालात में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कश्मीरियों की दिल आज़ारी का सबब बनता। हुकूमत का कहना है कि UAE के इस इक़दाम पर मायूस ज़रूर है, मगर ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए हैं। UAE ने जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड दिया है, उससे पाकिस्तान में बड़ी मायूसी हुई है। UAE के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात का इम्कान है और मैं सारे हक़ाइक़ उनकी खिदमत में पेश करूँगा, और जब वो हक़ाइक़ उनके सामने आ रहे हैं और आएंगे, मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान के साथ जो उनके दरीना ताल्लुक़ हमें मायूस नहीं करेंगे। ये तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अभी क्या हो रहा है मुल्की सतह पर, पर्टिकुलरली क्या कोशिश की जा रही है? चेयरमैन सेनेट ने दौरा मनसूख किया है, लेकिन बाज़ लोगों की राय भी है कि पाकिस्तान के रहनुमाओं को, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को इस तरह जाना चाहिए, दौरे मनसूख नहीं करने चाहिए, और फिर वहाँ होते हुए इस मुद्दे को और ज़्यादा उठाना चाहिए और वहाँ पहुँच कर जो है ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक भी हमारे साथ हैं, और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। फवाद, शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि भारत सरकार को ज़ाहिर है कोई बात समझ में नहीं आ रही। अब G7 ममालिक जो सर जोड़कर बैठेंगे, सर रहनुमा मिल रहे हैं, सरबराहान मिल रहे हैं, पाकिस्तान को तवक्को है कि वहाँ पर कोई पाकिस्तान की बात करेगा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करेगा कश्मीरियों को लेकर। हम लोग इस सिलसिले में क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि जो G7 या बाकी ममालिक हैं वो को पाकिस्तान की हमदर्दी में मरे जाएंगे, या दुनिया जो है उसको अपने मफाद से ज़्यादा जो है वो को कश्मीरियों का मफाद अजीज़ हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी की जो एक कॉन्टिन्यूस फाशिज्म की पॉलिसी है, जिस तरीके से वो एक नाज़ी जर्मनी के फ़िलासफ़ी को लेके, RSS की फ़िलासफ़ी को लेके आगे बढ़े हैं, उससे काफ़ी हद तक हिंदुस्तान एक्सपोज हो रहा। तो नरेंद्र मोदी ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में, बल्कि खुद हिंदुस्तान में भी तन्हा होता जा रहा है। और जिस तरीके से देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो कश्मीर के अंदर जो रहनुमा हैं, यासीन मलिक साहब हैं, मंजूर गिलानी साहब हैं, मीर वाइज फारूक साहब हैं, उमर फारूक साहब हैं, ये तो लोग हैं जो ट्रेडिशनली कुर्बानियां देते चले आ रहे हैं। लेकिन अब तो वो लोग जो हिंदुस्तान की लाइन को टो करते थे, उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, शाह फैसल हैं, वो भी जेलों में मुक़य्यद हैं। और राहुल गांधी जैसे जो लीडर हैं, उनको गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों को कश्मीर के अंदर श्रीनगर में दाखिल नहीं होने दिया गया। लिहाजा बात तो तय है
कि आज जो नरेंद्र मोदी हैं वो ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर तनाव हो रहे हैं बल्कि दुनिया के अंदर उनको इस पे फ्रांस जो है जहाँ पे ये हो रही है G7, इस वक्त राफेल बहुत महंगे जहाज हैं जो भारत फ्रांस से खरीदने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस के प्रेसिडेंट को कहना पड़ा नरेंद्र मोदी को कि वहां से कर्फ्यू उठाया जाए मकबूजा कश्मीर में और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन सदर ट्रंप का बयान भी अगर आता है इस सिलसिले में तो जाहिर है बहुत अहमियत का हामिल होगा और भी लीडरान मौजूद हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट कश्मीर। मिशाल, आप भी हमारे साथ हैं। मिशाल, ऑब्वियसली देयर आर नो टू वेज अबाउट, कोई इसको डाउट भी नहीं कर सकता कि भारत ने हमेशा मकबूजा कश्मीर के अवाम को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस बार ऑब्वियसली हद कर दी है। अब हुकूमत पाकिस्तान तो एक आवाज उठा ही रही है, लेकिन आप क्या कहेंगी, क्या तवक्को रखती हैं फ्रॉम द वर्ल्ड लीडर्स, खास तौर पे अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की बात की जाए, जिन्होंने ऑलरेडी जिक्र किया है कि ही वुड लाइक टू इंटरवीन एंड वुड लाइक कि दोनों के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान इंडिया के भी विज़-अ-वी कश्मीर कुछ बेहतर कराए जाए। आप कुछ तवक्को रखती हैं, होप कर रही हैं कि कुछ हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि होप तो हमारा डाई ही नहीं कर रहा हमारे नेशन का। आप देख लें, चाहे जितना भी ज्यादा जुल्म हो रहा है कश्मीरी कौम के ऊपर, हमारा हौसला, हमारी डिटर्मिनेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुकाबला करें इन द मोस्ट डिफिकल्ट, आई थिंक क्यामत पे भी इतना जुल्म नहीं होगा इंसानियत पे, जो मतलब कि जो सजाएं लोगों को मिलती हैं क्यामत के रोज भी। ये इंतहा इन्होंने कर दी है। अब 21 डेज हो गए हैं स्टारवेशन से पूरे नेशन को बंद किया हुआ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, दवाइयाँ नहीं मिल रही, कोई बाहर नहीं निकल सकता। आपने अभी वीडियो दिखाई है, दिस इज लाइक वेरी लिटिल इज कमिंग आउट, कोई खबर नहीं आ रही जो अंदर की अट्रॉसिटीज हो रही हैं और जो सोर्सेज से पता चल रहा है। इतनी खतरनाक सिचुएशन है, इतना बड़ा जेनोसाइड की तरफ प्लानिंग है। और अब तो 29 अगस्त की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इंडिया के मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उनको और उनकी फैमिलीज को वहां से बाहर विकेट किया जा रहा है। और 29 के बाद कोई टिकट्स भी नहीं मिल रहे एयरपोर्ट्स के अंदर। ये मुझे रात की खबर है और जितनी डिस्टर्बिंग है, पता नहीं इनका क्या प्लान है 29 के बाद, क्योंकि इन्होंने एयरपोर्ट्स भी बंद कर देने। तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये पूरी फुल फ्लेज जेनोसाइड की तरफ ये मामला चला गया है और मजीद इसके अंदर इन्होंने आगे जाना है। ये तो दुनिया अगर नहीं बोलेगी तो ये हिस्ट्री क्या, दुनिया ही नहीं रहेगी, प्लैनेट ही तबाह हो सकता है खुदा ना खास्ता। ये तो एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जी मिशाल, बिल्कुल पहुंच गए। मिशाल, यू आर वेरी राइट। और ये जी बिल्कुल मिशाल, यू आर वेरी राइट, द वर्ल्ड हैज टू वेक अप एंड इट्स अबाउट टाइम टू, मतलब 20 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। फवाद चौधरी, आपसे पूछना चाहेंगे, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात भी है ट्रंप की विद मोदी। आप ये बताइएगा कि इतना इन्फ्लुएंस हो सकता है ट्रंप का कि वो एटलीस्ट मोदी को ये कन्विंस कर दें कि कर्फ्यू हटा दिया जाए वहां से? आपको लगता है कि इतना, विच इज रियली द बेयर मिनिमम दैट कैन बी डन राइट नाउ, ये हो सकता है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी काफी फंस भी गए हैं। ये उनका ख्याल ये था कि वो ये इतना बड़ा इक़दाम करेंगे और आसानी से हजम हो जाएगा, लेकिन आपने देखा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, उसके बाद मोदी से बात की, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात की, तो उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट वहां से आई है अमेरिका से, वो यकीनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान की एक बड़ी अच्छी नहीं है। सो अमेरिका ज़ाहिर है एक सुपर पावर है, उसका एक अपना अहमियत है, इन्फ्लुएंस है, और जिस तरीके से वो ये बात आज उठाएंगे और बात करेंगे, उससे यकीनन मोदी की जो एक पॉलिटिकल जो एक इम्पोर्टेंस आप कहिए या उनका जो एक पॉलिटिकल ढकोसला है, उसको तो यकीनन एक झटका जो है वो पहुंचेगा। लेकिन मोदी के लिए अब ये रिवर्स करना भी आसान नहीं है। अगर वो इसको रिवर्स करेंगे तो वो इसकी पॉलिटिकल सुसाइड है उनके लिए। लिहाजा जो इक़दाम, जैसा आपने सही कहा। जी फवाद चौधरी साहब, एक और चीज़ आप अभी हमारे साथ नहीं है, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये OIC का इस्लामिक मुस्लिम उम्मा की जो हम बात करते हैं, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं फ्रॉम द अरब कंट्रीज बड़े एक्कोलेट्स मिल रहे हैं, जो कि चलो माना कि पहले प्रॉमिस हुए थे कि दिए जाएंगे मोदी को, लेकिन अब आपने UAE को ने भी देखा, उन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है मोदी को। सो देयर इज नो बैकलैश जो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहरीन ने भी दिया है। तो ये मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट क्या और बाज़ लोगों की राय ये भी है फवाद चौधरी साहब के दौरे मंसूख करना शायद मामले का हल नहीं है, जाकर आवाज उठाना ज्यादा मौसर साबित हो सकता है।
देखिए, बात यह है कि सच्ची बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान के साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं, वहाँ पे बहुत पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनके ये मोदी को अवार्ड देने के मामलात के ऊपर लोगों के दिल दुखे हैं। पाकिस्तान का जो एक हमारी कराबतदारी है, हम हर मामले के ऊपर हमने हमेशा जो अरब वर्ल्ड है उसका साथ दिया है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान का एक ये इम्पोर्टेंट रोल रहा है। लेकिन हमें ये भी हमेशा एक प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान में, ख़ुसूसन अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कि हमने अपनी जो एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसको हमने त्याग दिया, उसको हमने पसपुश डाल दिया और हमने उम्मा के मामला के ऊपर जो है वो ज़्यादा जोर दिया। और अब हमें दोबारा ये समझने की ज़रूरत है कि मॉडर्न दुनिया जो है वो नेशन स्टेट के ऊपर होती है, वो अपनी सरहदें हमारी सबसे मुकद्दस है। नहीं तो फिर अगर वो लोग अपने मफादात को मद्देनजर रखते हैं और उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं तो फिर जाहिर है हमें भी अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करना चाहिए और हमें भी अपने मफादात को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि जब उनकी बात आती है तो हम अपने मफादात कहीं पसे पुष्ट भी डाल देते हैं एट टाइम्स एंड वी ऑल नो दैट। विशाल, आप हमें बताइएगा कि आपका राब्ता हुआ है हुर्रियत रहनुमाओं में से किसी के साथ, अली गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब, किसी से कोई बात हुई हो, वहां एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है? और मिशाल, इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि अली गिलानी साहब का स्टेटमेंट था कि उन्होंने तो लोगों को ये कहा है कश्मीर वैली में कि वो अपने घरों से निकलें, तो क्या एक्सपेक्टेशन आप रख रही हैं? इस वक्त तो कोई रास्ता नहीं हो रहा है। ये तो सबसे मुश्किल तरीन, हालांकि चंद घंटों का ही रास्ता है अगर यहाँ इस्लामाबाद से अगर जाना हो मकबूजा जम्मू कश्मीर, कोई इतने वो दूर हो गए हैं उनसे एक्सेस। हमारी जो लीडरशिप है और मेरे अपने जो हस्बैंड है इस वक्त वो तिहाड़ की डेथ सेल में है, उनकी सिर्फ एक ही खबर आई है कि 11 तारीख को उनकी हेयरिंग है सितंबर को, और कोई 30 साल पुराना केस खोल दिया टाडा का। तो ये तो एक्सट्रीम, इनको जिस तरीके से इनको टॉर्चर किया जा रहा है, बीइंग अ वाइफ मैं एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड हूँ, क्योंकि कोई एक्सेस नहीं है उनके लॉयर्स के साथ और मेरी अपनी फैमिली के साथ। और सेम इज द केस विद ऑल आवर लीडरशिप। आसिया अंद्राबी साहिबा तिहाड़ में है, शबीर शाह साहब है, मीरवाइज उमर फारूक का उनका भी नहीं पता वो किधर है। मतलब इट इज सच ए डिस्टर्बिंग। और सईद अली गिलानी साहब का यही सुना है कि वो अपने हाउस अरेस्टेड ही है, बट इट्स वेरी डिस्टर्बिंग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिस तरह इन्होंने अभी कमिंग डेज में इन्होंने बाकायदा फुल फ्लेज एक मैसेकर की तरफ ये लेके जाना है मामला। और सोर्सेज तो ये भी बता रही हैं कि दिस कर्फ्यू कैन कंटिन्यू टिल 6 और 8-9 मंथ्स। तो ये इसको जो इमीडिएट स्टेप्स होने चाहिए जिसपे पाकिस्तान का भी बहुत फोकस है इनका, ये कि इंटरनेशनल जितने प्लेटफॉर्म्स स्पेशली यूएन भी काफी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। इनकी क्लोज डोर की जो मीटिंग भी हुई थी कि इस मैटर को एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप ले, फिर सेकंड स्टेप आता है, बट अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसकी वजह से इतनी हैवी हम प्राइस पे कर रहे हैं। और वही बात है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। आज ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड हटे, एक पूरे नेशन को आप सोच रहे हॉस्टेज किडनैप किसी को कर भी ले तो कोई रैंसम मांगते हैं किडनैपर्स। यहाँ पे तो मतलब कोई हाल कोई एंड नहीं है। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट विशाल, यहाँ तो कोई एंड नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी आपका भी। और ये जो कर्फ्यू की बात है, जाहिर है अगर इतना प्रोलॉन्ग्ड कर्फ्यू होता है तो फिर एक एक्टिविटी जीरो हो जाती है। किसी को आपको गोली से या बंदूक से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या तो वो भूख से मर जाता है या वो टेंशन से मर जाता है, क्योंकि उसको बच्चों को खाने के देने के लिए कुछ नहीं होता। वेरी राइट, दवाइयाँ नहीं है, खाना पीना नहीं है, कोई एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इनकम कोई जनरेट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात यहाँ मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि हम ऑब्वियसली रूटीन में मिशाल मलिक से बात करते हैं और उनसे हम अपडेट्स भी लेते रहते हैं। खुद जो कि इतना ऑब्वियसली कंसर्न्ड है इन द सेंस कि उनके हस्बैंड जो हैं वो दिल्ली में, या शी डजंट नो एक्चुअली कि वो किधर फंसे हुए हैं। इंसानों का जज्बा देखने वाला है कि अभी भी हम पूछते हैं कि जी होपलेस तो नहीं हुए, अभी भी उम्मीद है। मतलब दे आर सो स्ट्रॉन्ग। एक मिसाल एज एन एग्जांपल हम ले रहे हैं, उनसे बात करके पता चलता है कि कश्मीरी पीपल आर सो स्ट्रॉन्ग राइट नाउ कि अभी तो वो डट के बैठे हुए हैं कि अभी भी अगर दुनिया ने ना सुना और कुछ ना किया तो वैसे बड़ी अफसोस की बात होगी। चौधरी साहब ठीक कह रहे थे, उनकी बात भी बड़ी अच्छी थी कि इट्स हाई टाइम दैट वी शुड ऑल रियलाइज कि भाई ये हर मुल्क को अपनी जो तरजीहात हैं उन्हीं को मद्देनजर रखना चाहिए और हमें
हमें भी फिर अपनी तरजीहात अब से मद्देनज़र रखनी चाहिए। और ये जो मुस्लिम उम्मा से हमें तवक्कुआत थी ना, उन तवक्कुआत पर बहुत ज़्यादा कोई पूरा उतरा नहीं as such. Sorry to say that, yes, but it's Sorry true. to say that, yes. अच्छा जी, लेट अस मूव ऑन। ये तो ऑफ कोर्स ट्रस्ट अस कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे और जो जो हमें पता चलेगा और जिस तरह हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं हम साथ साथ हैं। अच्छा जी, अब जरूर हम जो बात कर रहे थे पहले कि वो शादी सीजन्स की बात हो रही थी, तो अगर हम अपने स्टार्स को देखें तो लगता है वाकई ये इस वक्त जो है ये एक शादी सीजन या मंगनी सीजन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, लव इज इन द एयर, डेफिनेटली ये तो कहा जा सकता है। तो प्लेटोनिक लव इज इन द एयर। Which one? प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक लव। अब तो खैर वो प्लेटोनिक खत्म ही हो गया, बट एनीवे जी, वैसे तो जून जुलाई ट्रांसफॉर्म्स इनटू मैरिटल लव, रियल मैरिटल। तो वो जिन्होंने कहा था उनकी तो शादी कल हो गई ना, अच्छा। हमजा अब्बासी की और नेमल। अच्छा जी, जून जुलाई जैसे कि हम कह रहे थे और अगस्त भी मानसून का मौसम होता है, लेकिन हमारे शोबिज और क्रिकेट के सितारों ने इसे मंगनी और शादियों का मौसम बना दिया है। और हालिया शादी सीजन में किस शोबिज सितारे ने किस साथी अदाकारा से के साथ मंगनी की और किस क्रिकेट स्टार्स ने शादी रचाई, ये सारी चीजें हमने बतानी। फिल्मी टर्म है, शादी की बस, ठीक है, रचाई नहीं, प्लीज नहीं। अच्छा, जब आप इस किस्म की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो वो ओके, ये हम सारा कुछ दिखा देते हैं आपको। और कौन कौन से वर्ड्स थे जो ये इस किस्म के थे? जोड़ा तो रूसी मलबूसात। अच्छा, ये देखिए किसने कौन से रूसी मलबूसात पहने, ज़ेबतन किए, देख लें आप। पाकिस्तान में आजकल शादी का सीजन चल रहा है और इस शादी सीजन को 4 चांद लगा दिए हमारे फिल्मी, टेलीविजन और क्रिकेट के सितारों ने। पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामों की मकबूल ऑन स्क्रीन जोड़ी सजल अली और अहद रज़ा मीर को मद्दाह खूब पसंद करते हैं। जब जब ये जोड़ी टीवी स्क्रीन पर आई सुपर हिट ही रही। अहद रज़ा मीर और सजल अली ने मंगनी का ऐलान फोटो शेयरिंग वेबसाइट इंस्टाग्राम पर 7 जून को किया, तो साथी अदाकारों और मद्दाहों ने अपनी पसंदीदा जोड़ी को मंगनी पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार जी भर कर किया। इस मंगनी के कुछ दिनों के बाद 8 जुलाई को ही फिल्मी और टीवी के एक और जोड़े की मंगनी हुई, लेकिन इनकी मंगनी से ज्यादा मंगनी को प्रपोज करने का अंदाज सोशल और डिजिटल मीडिया पर छाया रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खूबरू अदाकारा इकरा अजीज और कॉमेडियन, मेज़बान, प्ले राइटर और अदाकार यासिर हुसैन की। चलें जी, जब ये जोड़ी अपनी खुशी में खुश है तो इनके फैंस को भी इनकी खुशी का ख्याल रखते हुए तनकीद के तीर कम ही बरसाने चाहिए। और अब बात करते हैं क्रिकेट मैदानों के शहजादों की। अपनी नपी तुली जारहाना बॉलिंग से ज्यादा विकेट लेने के जश्न से मशहूर बॉलर हसन अली की। फास्ट बॉलर हसन की शादी 20 अगस्त को दुबई में मुकीम सामिया खान से हुई। मेहंदी, निकाह और वलीमे की तकरीबात दुबई में हुई, जिसमें दोनों खानदानों के करीबी रिश्तेदारों ने हिस्सा लिया। शादी के इस सीजन में और भी जान डाली पाकिस्तानी शोबिस सुपरस्टार हमजा अली अब्बासी और अदाकारा नेमल खावर ने। अदाकारा हमजा अली अब्बासी और नेमल का निकाह 25 अगस्त को सादगी के साथ हुआ। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की, जबकि वलीमा 26 अगस्त यानी आज होगा। और आखिर में इस शादी सीजन को देसी तड़का लगाया कौमी क्रिकेट के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने। 24 अगस्त को इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में इमाद वसीम और पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी सानिया अशफाक के निकाह की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें करीबी अजीज़ व अक़ारब ने शिरकत की। इमाद वसीम का वलीमा 26 अगस्त यानी आज इस्लामाबाद में होगा। इमाद वसीम ने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कौमी क्रिकेट टीम के अरकान और दोस्त अहबाब को भी मदऊ कर रखा है। किसकी शादी का? इमाद का वलीमा आज है और इन्होंने फैसल मस्जिद में निकाह किया। बट वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली लाइक दिस न्यू ट्रेंड। मुझे लगता है पिछले शादी सीजन में, पिछले साल वाले शादी सीजन में नहीं, हाँ, बहुत ज़्यादा फेस्टिव शादियाँ हुई हैं, बहुत ग्रैंड शादियाँ हुई हैं, लेकिन इस मरतबा ये जो सिंप्लिसिटी का एलिमेंट आ रहा है ना, ये अच्छा है, बुरा नहीं है। हाँ, इमाद ने भी मस्जिद में निकाह किया, आज वलीमा है। आपका भी निकाह मस्जिद में था। हाँ, लेकिन उसके बाद फंक्शन होते रहते हैं। माशाल्लाह आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये अच्छा होता है, ये सिंपल रहना चाहिए मामला। हाँ, लेकिन ये लोगों पे डिपेंड करता है भाई, जिसकी जो चॉइस होगी वो उस तरह करेंगे शादी, द वे दे वांट इट। मैंने हसन अली की शादी देखी थी, माशाल्लाह अटलांटिस में हुई थी। ये ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है, जो ट्रेंड चल पड़े ना तो फिर वैसे ही चल पड़ता है। और आजकल तो वैसे ही 2-3 फंक्शंस लोग कंबाइन करते हैं। अगर मेहंदी और शादी कंबाइन करें तो वो शहंदी हो जाती है, अगर शादी और वलीमा कंबाइन करें तो वो शलीमा हो जाता है। I do not get this शंडी एंड शलीमा टाइप सिचुएशन। मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ, मैं अभी भी नहीं मानूंगी। ब्रेक ले लो। आपको जल्दी से ये बताना है कि तहरीक इंसाफ के एक वजीर MQM के मेयर के साथ बैठते हैं और एक पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं।
हो क्या रहा है? वसीम अख्तर फैसल वाडा से नाराज हो गए हैं। पॉलिसी खुलकर सामने आ जाए तो अवाम को भी समझने में ज़ाहिर है आसानी और हमें भी समझने में आसानी हो, लेकिन जितनी हमें समझ आई है हम आपको समझाते हैं। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी मेयर कराची वसीम अख्तर के साथ मिलकर क्लीन कराची मुहिम चला रहे हैं, लेकिन कराची से ही एक और वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा कहते हैं कि वसीम अख्तर करप्ट आदमी है। सुन लें सर। गली गली मोहल्ले मोहल्ले मेयर साहब के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुके हैं, वो जहाँ जाते हैं एहतजाज शुरू हो जाता है। तो क्या पॉलिसी है, मतलब कोई वफाकी हुकूमत को सोच रही है? कायम है कि वो करप्ट आदमी है? देखिए जी, मुश्किल सवाल आप कर लेते हैं बड़े बड़े। जहाँ तक आपने मेरी बात की कि मैं किस चीज़ पे खड़ा हूँ, किस चीज़ पे नहीं खड़ा, तो मेरा मौक़िफ़ बड़ा प्रिंसिपल्ड है। जिस प्रिंसिपल पे मैं खड़ा हूँ उस पर इंशाअल्लाह मरते दम तक खड़ा ही रहूँ। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि इमरान खान साहब से कहूँगा फैसल वाडा को लगाम दे। इमरान खान MQM के वोटों से वज़ीर आज़म बने हैं। उन्होंने अगर वफाकी वुज़रा को लगाम ना दी तो हमें भी साथ रहने के बारे में सोचना पड़ेगा। हम एक तरफ तो कोलिशन में हैं, हमने 7 वोट डाले, आपकी हुकूमत बनी, आपका प्राइम मिनिस्टर आया MQM के वोटों से, और उसके बाद अगर आप इस फेडरल मिनिस्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर हम भी कुछ सोचेंगे कि हम आपसे फिर अलहदा हों, कि अगर आपका कंट्रोल एक आपके फेडरल मिनिस्टर की ज़बान पे नहीं है, वो अनगाइडेड मिसाइल है और ही इज़ वेरी इमेच्योर, उसको पॉलिटिक्स नहीं आती। कराची पहले ही सियासी लड़ाइयों की वजह से लावारिस हो चुका है। अब ये एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया तो मुश्किलात ज़ाहिर है मज़ीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अपने वज़रा को एक पॉलिसी गाइडलाइन दें ताकि कराची वाले सियासी लड़ाई के बजाय यहाँ कोई काम होता देख लें। और हमें तवक्को थी कि शायद कोई मच्छर मार, कोई मक्खी मार स्प्रे होते हुए नज़र आएंगे। हमारे इलाकों में तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। वही मक्खियों की बहुतात है। अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है अपने इलाके में तो प्लीज़ हमें बताइए। देखिए, कहना है जस्ट से कि कल मैंने एक पूरी वो नोटिफिकेशन किसी ने मुझे फॉरवर्ड की थी, तो इट डज सीम लाइक कि इस हफ्ते हर दिन कोई ना कोई जोन जो है वो उन्होंने तयन किया हुआ है, तो इसके साथ कुछ स्प्रेज होंगे ज़रूर। अच्छा जी, रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, तहरीक इंसाफ की टीम MQM के मेयर के साथ मिलकर चल रही थी कि अचानक फैसल वाडा साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वसीम अख्तर के खिलाफ बयान दे दिया, और जो कि ऑब्वियसली डिडंट गो डाउन वेल। ऐसा क्यों हुआ है, क्या जरूरत थी इसकी? वैसे इस वक्त फैसल वाडा साहब जो हैं हमारे साथी हैं, हमारे MNA, हमारे मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन अक्सर वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि पार्टी पॉलिसी से हट के होती हैं, और वो उनकी ज़ाती राय होती है, और इसके ऊपर उन्हें पार्टी के दरमियान भी तनकीद का उन्हें निशाना रहता है। और मैं बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट सिंध, मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो उनकी ज़ाती बात होती है, पार्टी की लाइन नहीं होती, पार्टी पॉलिसी नहीं होती, और पार्टी उसको हम देखते भी हैं। हमारे इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब कोई इत्तेहादी हो तो इत्तेहादियों से टेबल के ऊपर बैठ के बात होनी चाहिए, टीवी के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात में फैसल वाडा साहब के अक्सर उनके कुछ बयान ऐसे होते हैं कि जो पार्टी के लिए तकलीफ का बायस बनते हैं, तो हमारी उनसे बात भी होती है, और उम्मीद करेंगे कि फैसल वाडा साहब आइंदा वो बात करें जो पार्टी पॉलिसी हो, जो पार्टी लाइन हो। बिल्कुल इख्तलाफ करने में कोई एतराज़ नहीं है, मैं भी इख्तलाफ कर सकता हूँ, सब इख्तलाफ कर सकते हैं। MQM से इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे नज़रियात मिल गए या हम उनकी हर चीज़ को ठीक कहेंगे, नहीं, हम उन्हें गलत भी कह सकते हैं, सही भी कह सकते हैं, लेकिन टेबल के ऊपर बात करनी चाहिए। इत्तेहादियों से बात टीवी पे नहीं, टेबल पे होती है। फैसल वाडा साहब ने जो बात की है वो पार्टी लाइन नहीं है, और पार्टी उनकी अपनी ज़ाती लाइन है वो। अच्छा, अब बार बार अगर कोई चीज़ तकलीफ देने लगे तो जाहिर है उसका कोई इलाज सोचना चाहिए। आपने खुद ही कहा है, आपके अपने ये अल्फाज हैं कि बारहा कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे पार्टी को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि फैसल वाडा के बयान पर शेख साहब MQM भी नाराज़ है। वो याद दिला रहे हैं आपको कि वज़ीर आज़म की कुर्सी प्रॉबली उनके वोटों पर टिकी है। क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत को फ़िक्र है इस बात की? मेरा ख्याल है कि ये भी जरा छोटी बात होती है। अगर वसीम अख्तर साहब ने ये बात की है, हर वक्त अपने 7 वोटों का एहसास दिला देना कि जी आपकी कुर्सी हमारे पर टिकी, ये भी ज़रा माजरत के साथ मैं कहूँगा कि ये छोटी बात होती है, ये गलत बात नहीं कहनी। दुनिया को पता है कि सबके वोट इत्तेहादियों के वोट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर उन्होंने हमें वोट दिए हैं तो हमारे वो इत्तेहादी हैं, हमारा हिस्सा है। और हमारे कप्तान प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बड़े अच्छे कमेंट्स भी पास किए, जिससे हम जेलस भी हो गए थे कि ये बड़े नफीस लोग हैं ये लोग, 2 मिनिस्टर जो उनके साथ हैं, फ़रोग नसीम साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। तो मैं नहीं समझता कि हर चौथे दिन कोई एक साहब तकरीर फरमा दें और वो कह दें कि जी हम आपकी कुर्सी हमारे वोट की वजह से है। इसको
भी एमक्यूएम की लीडरशिप को अपने उन लीडर्स के बयान को नोटिस लेना चाहिए। जैसे कि मैंने फैसल वाडा साहब की बयान पे उसको एडमिट किया गलत था कि हर बार अरे भाई वोट दे दिए ना, 7 वोट तो आप इत्तेहादी हैं, अब बार बार उन 7 वोटों का जिक्र करना ये अच्छा नहीं लगता है। ये तर्ज अमल ठीक नहीं है एमक्यूएम का। अगर जो कुछ लोग वहाँ बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि वसीम साहब ने उस रिएक्शन के अंदर ये बात कर दी, तो ना इन छोटी छोटी बातों से कोई हुकूमत कहीं ना वोट वापस ले रहे हैं ना ये बात होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ना वो बात करनी चाहिए जो फैसल साहब ने की, ना वो बात करनी चाहिए जो वसीम भाई ने की। अच्छा, बिल्कुल आपने कहा है बेसिकली कि उन्होंने अपने वो 7 वोटों की बात उनको जतानी नहीं चाहिए बार बार। ओके, पॉइंट टेकन। अब आगे क्या सोचा शेख साहब? एमक्यूएम के साथ तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद चलना है तो उन लोगों को के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जाएंगे? क्योंकि अदरवाइज तो ये बातें फिर आगे यू वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। कौन ये जिम्मेदारी लेगा? देखिए, ये जिम्मेदारी हमारी है, अपने इत्तेहादियों को मुतमईन तरीके से लेके चलना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इंशाल्लाह इनके तहफ़्फ़ुज़ात सबके दूर करेंगे। एमक्यूएम के, जीडीए के और जो भी हमारे इत्तेहादी हैं फेडरल गवर्नमेंट में, हम इनके इंशाल्लाह उनके इत्तेहादी, वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनके जो भी इख्तलाफात हैं या उनके खदशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ सिंध में हम बहैसियत एक जॉइंट अपोजिशन भी हैं, इंशाल्लाह हम ऑन बोर्ड हैं और मैं नहीं समझता कि ऐसे बड़े इख्तलाफात हैं, हल्के के इशूज़ होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और वो हमारी जिम्मेदारी है। बीइंग गवर्नमेंट, बीइंग मतलब कि बड़ा पार्टनर के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनके तमाम खदशात को, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और इत्तेहादियों को अपने अच्छे तरीके से अच्छा इत्तेहादी बनकर लेके चले और इंशाल्लाह ये साबित करेंगे कि इत्तेहादी इंशाल्लाह कभी उनके पेट में पीछे से छुरी नहीं, खंजर नहीं मारेंगे, जैसे कि पहले इत्तेहादियों के साथ दीगर पार्टीज करती रहीं। इंशाल्लाह इनको एतमाद में लेकर आगे चलें। शेख साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो ये रहा आपकी बातों से कि आप बड़े होपफुल हैं कि ये कमरात भी इसी तरह चलती रहे और अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात आप कहते हैं कि आप दूर करते रहेंगे। होपफुली आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी नज़रसानी हो और उनको भी दूर करने की उसी तरह से कोशिश की जाए जो कि करते भी हैं। और इस सारे के बीच में शहर ज़रूर साफ़ हो जाए। मुझे तो टेंशन इस चीज़ की है, बाकी लोगों की बने ना बने, मतलब कराची वालों को इस चीज़ से क्या लेना देना, शहर साफ़ करो भाई, दैट्स ऑल। एक बात आई जस्ट वांट टू मेंशन समथिंग, जब आप बाहर से ट्रैवल करके आए ना, बेशक पाकिस्तान में आप कहीं बाहर गए हो किसी और शहर में या फिर वाकई अब्रॉड से आ रहे हो, तो कराची वैसे ही आपको ज़रा गंदा गंदा तो लग रहा होता है, लेकिन इन कंपैरिजन ज़रा ज़्यादा गंदा लगना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे कराची में गंद बढ़ता चला जा रहा है, तो वो जो पॉलिटिक्स ओवर गंद कचरा जो चल रही थी पिछले कुछ अरसे से, वो भी बढ़ती चली जा रही है। वज़ीर आला सिंध के दिए गए 48 घंटे गुजर गए हैं, कराची से कचरा ना उठ सका। अब हर तरफ सियासत ही सियासत है, काम जाने कब होगा। लेटेस्ट इत्तलात हैं कि वो जो ग्रीन बेल्ट्स, प्लॉट्स और पार्क्स में कचरा जमा किया जा रहा था नालों से निकाल कर, जिसकी वजह से कितने लोग, तो हर दूसरा बंदा तो मुझे बीमार नजर आ रहा है, लेकिन अब फ्रॉम लास्ट नाइट कुछ उठना शुरू हो गया है। कराची कचरा कचरा हो गया और शहर भर में मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है। मतलब है कि वो हाल है कि खुदा की पनाह आप एक सेकंड के लिए बाहर नहीं खड़े हो सकते और आप घर से निकलें तो मक्खियां आपका ताक़ुब करते हुए दफ्तर तक आ जाती हैं। हाँ, ऑलमोस्ट मतलब एक दूसरे पे अब हम इल्जाम लगाना स्टार्ट हो गए हैं कि तुम्हारे साथ आई है या तुम्हारे साथ आई है, लिटरली चिपकी हुई है मक्खियां। अच्छा जी, एमक्यूएम वफाकी हुकूमत के साथ है, लेकिन नंबर बढ़ाने के लिए इसने भी एक मुहिम का ऐलान कर डाला। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में भी बातें इल्ज़ाम तराशी तक ही महदूद रही। असल में आदि इतने हो गए हैं आउटसोर्स करने के, सॉलिड वेस्ट है आउटसोर्स कर दो। सिंध में बैड गवर्नेंस की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट होना, आउटसोर्स कर दो। आके रेंजर्स ने सही किया, कल कला को अपनी हुकूमत भी आउटसोर्स कर देंगे। जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है कि ये इसको चाइनीज़ कंपनी के हवाले किया गया, $15 से $17 ईच टन इनको पे किया जा रहा है। इन्होंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डोर टू डोर कलेक्शन शुरू नहीं की, जो कि सबसे बड़ा रूट कॉज है इस सारे कचरे के फैलने। कराची के फंडिंग का मसला नहीं है, क्योंकि कराची को तो हर महीने ग्रांट भी मिलती है 50 मिलियन की। 50 मिलियन की ग्रांट सिर्फ कराची को मिलती है, किसी और कारपोरेशन को नहीं मिलती। वो इसलिए कि बहुत बड़ा शहर है, उसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है, करना चाहिए, हम ग्रांट देते हैं। ऑनरशिप इस शहर की लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं अभी फिर पूछता हूं कि 162 अरब रुपए जो वजीर आजम ने अनाउंस किए थे वो कहाँ हैं? ये चंदा क्यों मांग रहे हैं अली ज़ैदी? अच्छा जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इस पे बात करते हैं बिकॉज वी रियली वांट टू सी अ चेंज, अ बेटर चेंज हेयर। और हमें ज्वाइन किया इस पे बात करने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट जियो न्यूज़ सलमान सादत खान। सलमान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, डू यू सी अ चेंज? आपको लग रहा है कि यहाँ, क्योंकि लिटरली पैसों की कोई यहाँ कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ
विल की कमी है, सिर्फ माइंड्स की कमी है कि कोई ओनरशिप ले कि भाई ये करना है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विल की कमी है। जैसे फंड्स की कोई कमी नहीं है, वसाइल भी मिल ही जाते हैं और इतने वसाइल में चल भी जाता है शहर। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग शहर को चलाते हैं उनमें ईमानदारी जो है वो कहीं खो गई है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं आपको बताऊं, जिसका शहर का बुनियादी काम है कि वो शहर से कचरा उठाए, उन्होंने 4 अजला को मतलब चाइनीज़ कंपनी को आउटसोर्स किया कि चाइनीज़ कंपनी आएगी। एक वावेला हुआ कि जी चाइनीज़ आ जाएंगे और आपको और मुझे यही लग रहा था कि हमारी जो स्वीपिंग होगी वो कोई चाइनीज़ कर रहे होंगे। फिर हुआ ये कि जो KMC या DMC के जो वर्कर्स थे जो पहले ही शहर को साफ़ नहीं करते थे, वो तमाम चाइनीज़ कंपनी ने हायर कर लिए। उन्हीं से शहर को साफ़ करने का जो है वो उनको काम दिया। तो वो जब पहले ही साफ़ नहीं कर रहे थे तो वो सॉलिड वेस्ट से कैसे करते? अच्छा, फिर अब इन्होंने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, $1 मिलियन देते थे 2 साल तक देते रहे। परफॉर्मेंस की वजह से, पुअर परफॉर्मेंस। और उसका जो वो इन्होंने जब उसका मुआहदा मनसूख किया अब्दुल्ला, उसमें लिखा हुआ था कि पहले दिन से हमने ये नोटिस किया कि चाइनीज़ कंपनी काम नहीं कर रही मुआहदे के मुताबिक। अरे भाई, अगर 2 साल तक काम नहीं करी तो पैसे खुदा की कसम नहीं समझ आता कि चाइनीज कंपनी आ जाए यहाँ पर कोई दुनिया के किसी हिस्से से कोई कंपनी सिंध में आके काम क्यों करना छोड़ देते हैं लोग? यहाँ की हवा में कोई मसले, क्योंकि यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब आउटसोर्स की जाती है लाहौर में, तो वो ठीक काम करती है। या व्हाट इज रॉन्ग हियर? मैंने आपसे कहा ना कि लोगों में जो ईमानदारी है, जो कि जो हाई अप्स हैं, जब एक जैसे कि जो सॉलिड वेस्ट के MD हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर से आप कचरा उठवाने का काम कर रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। अच्छा, फिर बात करते जाएं सॉलिड वेस्ट की, तो बड़ा आसान है ज़रा समझना कि जब ये आया तो हम चूंकि बल्दियाती रिपोर्टिंग करते हैं, हमें ये बताया गया ब्रीफिंग के अंदर कि डोर टू डोर आपके घर की दहलीज से आपको रैपर्स दिए जाएंगे, आपको कचरे के बैग्स दिए जाएंगे, आप 30 बैग्स उठा के रख देंगे और वो बैग्स कोई ले जाएगा। ठीक है, फिर हमें बताया गया कि आपके यहाँ जो ये मशीनरी आ रही है, रोडें धुल जाए क्या करेंगी, मट्टी का नामो निशान नहीं हुआ करेगा। और जिस तरह से हम इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं, हम देखते हैं सॉलिड के लिए अलग है, गीले के लिए अलग है, प्लास्टिक के लिए अलग है, ये सारे आपको दिखेंगे। आप रोड पर जब ट्रेवल कर रहे होंगे आपको देखेगा कि सॉलिड वेस्ट का बिन तो मौजूद है लेकिन वो बीच सड़क के बीच मौजूद है और फिर उससे गंदगी जो है वो बाहर मौजूद है। तो कोई निजाम नहीं है। चाइनीज कंपनी के नाम पर लोगों को बेवकूफ तो बना दिया गया, लेकिन जिस तरह से लाहौर के अंदर तब्दीली आपको दिखाई, या वहां पर लोग ईमानदार थे, यहां पर लोग ईमानदार नहीं, कचरे में करप्शन होती है, करोड़ों की नहीं अरबों रुपए की करप्शन। राइट देयर, क्योंकि हमें भी शक था कि यही वजह है। हम रोज बात करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द पीपल जिन्होंने ये काम करना है। दे आर नॉट सिंसियर, दे आर नॉट डूइंग इट, अदरवाइज क्यों ना साफ हो भाई। बाकी पूरी आप जापानियों के लिए और सिंध में उनसे ट्रेनें चलवा लेना तो वो भी 4-4 घंटे लेट होंगी, बिकॉज व्हाटएवर कम्स हियर मसले शुरू हो जाते हैं। ऐसी बातें करनी है जल्दी से, और हम आपको एक दफा फिर रिमाइंड कर दें कि हमारे साथ होंगी इस घंटे में मिसेस खान, और एक नया इशू जो उनको फेस करना पड़ रहा है इस सारे वायरल होने के बाद, वो ये कि अब उन्हें सोशल मीडिया अब्यूज का सामना भी है। हाँ, और सोशल मीडिया अब्यूज के बारे में आपको पता है कि हाउ वी फील वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट इट, तो लिहाजा उसके बारे में भी हम इसी सेगमेंट में बात कर लेंगे। प्लीज कीप योर क्वेश्चंस कमिंग इन। आपको पता है हमारा ट्विटर हैंडल है @Jio Pakistan TV, लेकिन सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। चीफ इलेक्शन कमीशन नए अरकान से हलफ लेने को तैयार नहीं। हुकूमत अपने फैसले पर डटी है। खुद इलेक्शन कमीशन ही मुतनाज़े होगा तो इंतखाबात कैसे गैर मुतनाज़े होंगे। हुकूमत को 1 साल हो गया लेकिन जनूबी पंजाब सूबे की तरफ पेशरफ ना हो सकी। सेक्रेटेरिएट मुल्तान होगा या बहावलपुर, हुकूमत फैसला ना कर पाई। जहांगीर तरीन भी मायूस हैं। वैसे ताज़ा रोटी का तो सोच के ही ना मुंह में पानी। Did you just say कि अच्छी बीवी की खूबियां? मुझे आई एम वेरी क्यूरियस, और आज मैंने मिसेस खान से अच्छे शौहर की खूबियां भी पता करनी है। आप जान लें और ज़रूर सुन लें, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि क्या हमने अपनी माओं से, अपनी खालाओं से, अपनी दादियों से, अपनी नानियों से सारी बातें न किसी टाइम में ज़िंदगी किसी न किसी मोड़ पे नहीं सुनी, या तो नहीं सुनी है तो मुझे बता दें। आज हमें बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। मेरा ख्याल है कि वो अंदाज थोड़ा ऑफ हो सकता है, वो एक नई एक्सट्रीम को छू सकती है बातें, लेकिन हमने ये सब सुना हुआ है।
ये बातें हमारे लिए नई नहीं आई हैव है। सो मच टू से, लेकिन हमने पहले एक और खबर करनी है और उसके बाद ऑब्वियसली हम और बातें भी करेंगे। एक और हमारा वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज जिसके बारे में हम जरा पहले बात कर लें, देन द रेस्ट कम्स लेटर। इलेक्शन कमीशन के अरकान का तनाज़े बढ़ रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्फ नहीं लेंगे। हुकूमत नाम वापस लेने को तैयार नहीं। अब ऐसे मुतनाज़े इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात क्या होंगे, ज़रा आप ये अंदाज़ा कर लें। और हो गए तो मानेगा कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद रजा खान ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए अरकान से हल्फ लेने से माजरत कर ली। ज़राए बताते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मौक़िफ़ है कि नए अरकान का तकर्रुर आइन के खिलाफ किया गया है। हुकूमती वुज़रा का कहना है कि नए अरकान से हल्फ ना लेकर खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर आइनी काम किया है। ज़रा सुन लें क्या कह रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास ओथ ना देने का कोई जवाज़ या जुरिस्डिक्शन नहीं है। जो आर्टिकल 214 में उनको ओथ देना है, नोटिफिकेशन अगर सामने आए तो उनको ओथ देना है, ये रिक्वायरमेंट है। और वो एज अ हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज आर्टिकल 199 में या 184(3) में जुरिस्डिक्शन उनकी नहीं है कि वो वहाँ बैठे हों, वैलिडिटी चेक करें अपॉइंटमेंट्स की। कोई को वारंटो वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलोचिस्तान से मुनीर अहमद काकड़ और सिंध से खालिद महमूद सिद्दीकी का इलेक्शन कमीशन में तकर्रुर किया था। इसके लिए अपोजिशन से ज़रूरी मुशावरत नहीं हो सकी थी। इसी पे बात कर लेते हैं। माहिर कानून इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया कादिर साहब, अपने वक्त। शुक्रिया कादिर साहब। सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझते हैं कि मेंबरान की तकर्रुरी आइन के मुताबिक नहीं, इसलिए वो ऑब्वियसली हल्फ नहीं लेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो क्या ये उनका इख्तियार है, वो ये कर सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपके सवाल के मुताबिक वो ये समझते हैं कि ये तकर्रियाँ जो हैं गैर आइनी हैं। उनके पास अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो वही बेहतर जानते हैं। मेरे पास तो ऐसी नहीं है। लेकिन अगर इस किस्म का कोई डेडलॉक हो जाए तो बड़ी वो मायूब सी सूरत हाल होती है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ओथ तो उन्हीं के सामने होता है। और अगर उनको कोई स्पेशल नॉलेज है कि ये कोई तकर्रियाँ जो हैं ये आइन के मुताबिक नहीं हैं और वो कहते हैं कि मैं ओथ नहीं लेना चाहता इनसे, तो वो फिर अब नॉर्मल सी सूरत हाल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो हो जाती है। और ये अनयूजुअल सूरत हाल पहली दफ़ा इस केस में हुई है। और ये तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बता सकते हैं कि वो क्या वजह है, क्योंकि मुझे तो अभी तक वो वजह नहीं पता चली। वो क्या वजह है जिसकी वजह से कि उन्होंने ओथ से इनकार किया है, ओथ देने से दोनों मेंबरान। अच्छा इरफान साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने तो कह दिया कि वो नामजद किए गए अरकान नहीं बदलेगी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, उनके पास क्या ऑप्शन है? ये बात तो उनको मानना पड़ेगी या ऑप्शन है ना मानने की भी? हाँ, मैंने यही कहा आपको कि ये एक डेडलॉक की सी सूरत हाल पैदा हो गई है, एक स्टेलमेट हो गया है। क्योंकि मेंबरान जो है वो तब तक फंक्शन नहीं कर सकते आइन के नीचे जब तक कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने अपने ओहदों का हलफ ना उठाएं। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको हलफ ना दें तो हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी कार्रवाई जो है वो बरूए कार लाएँ। वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालने का, हटाने का एक ही तरीका है, और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ एक केस भेजा जाए और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो डिसीजन है वो उस पर फिर वो सिफारिशात मुरतब करके जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है उस तरह से होता है। तो उनको तो हटाया तो नहीं जा सकता। तो ये एक स्टेलमेट की सूरत हाल है और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इसका अपेरेंटली आइन में कोई हल जो है, अगर वो इस तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं है जो कि कंपेल करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो ज़रूर ओथ उठाएं, यानी उनको हलफ दें मेंबरान को। अच्छा, कंसल्टेशन की आपने बात की है। इन नामजदगियों पर अपोजिशन को भी एतराज़ात हैं, बल्कि बुनियादी एतराज़ उनका ही है कि मुशावरत यानी कंसल्टेशन नहीं की गई। तो क्या ये नामजदगियाँ इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन में या किसी और अदालत में चैलेंज भी हो सकती हैं? उसका एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि आइन का एक आर्टिकल है 186, उसके तहत जब कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इस तरह का उठता है, हुकूमत को किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ का सामना करना पड़ता है और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का होता है
और यहाँ चूँकि मेंबरान जो इलेक्शन कमीशन के उनकी तकर्री का मामला है, और अगर उनकी तकर्री रुक जाए तो सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो खटाई में पड़ जाएगा। तो लिहाजा ये वाकई ही मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है। तो इन हालात में सदर पाकिस्तान जो है ये मामला रेफ़र कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जी हमने ये तकर्रियाँ इस तरह से एक प्रोसेस के तहत की हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ख्याल है कि वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी 186 की जो उनकी जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है वो उसको इस्तेमाल करें और वो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर दें, और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ना कोई वजाहत दे सकता है कि आया मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत का सही है या इलेक्शन कमिश्नर का सही है। इरफान साहब, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एतराज़ात हैं, इनफैक्ट हुकूमत पीछे हटने को तैयार नहीं, तो एक तरह से जाहिर है आपने भी कह दिया ये डेडलॉक है, एक तरह से क्या है ही डेडलॉक। इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन कोई ज़िमनी या बल्दियाती इंतखाबात कराने की पोजीशन में है, ये एक मुतनाज़ा सूरत हाल नहीं बन जाएगी फिर उन इलेक्शंस को लेकर भी? इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वो तमाम मेंबरान जो कि इलेक्शन कमीशन के हैं, और आप देखें कि इसमें हर सूबे से एक मेंबर होता है, लिहाजा एक पूरे ओवरऑल कंट्री वाइड रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वो तमाम मेंबरान जो कि आइन के तहत मुख्तलिफ सूबों से लिए जाते हैं। तो अगर वो पूरी चीफ इलेक्शन कमीशन हो ही ना, मार्ज़ वजूद में ही ना आए, तो फिर कुदरती बात है कि जब इलेक्शन कमीशन ही नहीं होगी तो फिर ये ज़िमनी इंतखाबात या जो भी इंतखाबात आप फरमा रहे हैं वो फिर ऑब्वियसली खटाई में पड़ जाएंगे। तो ये एक ऐसा डेडलॉक है जिसको मैं समझता हूँ जल्द अज जल्द इनको चाहिए कि इसको सॉल्व करें, और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी था कि इस तरह की चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के मामलात में अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी इनफॉर्मली कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए, क्योंकि अब लग ये रहा है कि वो अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त एक ही पेज पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर कंसेंसस होता तो फिर अपोजिशन जो है वो ये आवाज़ ना उठाती, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर अपोजिशन का ये मौक़िफ़ ना होता तो दोनों मुत्तफ़िक हो जाते, तो फिर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन था कि वो ओथ दिलाने से इनकार करते। लेकिन अब गालिबन लग ये रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नॉलेज में भी कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये एक उभाम सा पैदा हो गया इन तकर्रियों में। मिसेस खान, हाउ आर यू फीलिंग? 3 दिन 4 दिन से तो गालियाँ सुन रही हूँ, फ़ोन्स रातों को भी आते हैं कि ये लड़कियाँ 3-3 बजे तक जाकर मुझे फ़ोन करके गालियाँ दे रही हैं। बहुत हर्ट हूँ, बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। बाज़ दफ़ा देखें हम इस उम्र में थोड़ा सा अगर सख्त हो गए तो देयर वर मैनी रीजंस के किसी का में दिमाग में चल रहा था कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है, उसके बच्चे के साथ। खैर ये है कि अगर हम अब तीसरी जनरेशन हम अपने सामने देख रहे हैं, अगर कुछ सख्ती से भी कोई बात कह दी है तो आप चुप हो जाएं। अगर हमें बड़े हमारे सख्ती से कहते थे हम चुप हो जाते थे। हमें भी बहुत सी बातें ऐसी लगती थी कि हमारी सास ने कही तो हमें जो नागवार गुजरती थी, लेकिन अब वो हम जब देखते हैं कि वो बातें हमारे लिए सही थी, उस वक्त हमें भी ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था, लेकिन हमें इजाज़त नहीं होती थी कि हम इस तरह रिटालिएट करें, हम इस तरह बोलें। अच्छा मिसेस खान, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू हियर, टाइम भी हमारे पास कम होता है, और एक हमने बात सुनी जिसकी जो वायरल हुई और हम ऑब्वियसली नोबडी शुड हैव टू गो थ्रू दैट, वो एक और डिबेट है जिस पे हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे इस तरह लोगों को ना सुनाया करें। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कुछ बातें जो आपने इस शो में की, जैसे कि स्पेसिफिकली आपने कहा कि जब शौहर घर आता है तो आप उसके जूते उतारें, रोटी तवे पे होनी चाहिए, तवा गर्म होना चाहिए। And maybe for some people this might suit them, लेकिन for majority of women आजकल की अगर औरत को या लड़की को देखे, she is a working woman also, तो उसकी एक और प्रायोरिटी भी है, वो उस तरह तो वो टेक केयर नहीं कर सकती जो कि आपकी शायद। I have been a working woman but I have been giving roti to my husband, garam ही।
तो अच्छा, ये सवाल बड़ा अहम है। ये मैं पूछना चाहता था कि आप जाहिर है आप मैच मेकर हैं, यू आर अ प्रोफेशनल मैच मेकर। और नहीं, अब देखे ना, एक है वो मिसेस खान जो घरों में जाती है, 3, 4, 5 ऑफ देम, सारा जो उनकी भी गलाजत मुझ पे डाल रही हैं आप लोग, सारी उनकी बातें घरों में जाकर। आप एजुकेशनिस्ट भी रही हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी रही हैं, आपने कहा आपने स्कूल भी चलाया है, तो आप जो डिमांड्स या जो तकाजे कह रही थी उस प्रोग्राम को हम लेकर, तो वो एक करियर को साथ लेकर चलते हुए वो तो तकरीबन इम्पॉसिबल लग रहा था वैसे पूरा होना। And also may I add, very hard working women, खैर उस ये बात मैं नहीं कहूँगी, चलिए जो बात जिसको जैसे सूट करे, अगर आपको कोई बात बुरी लग रही तो आप खामोश हो जाएं। मैं नानियों दादियों की तरह हूँ, अगर मैंने कुछ आप लोगों से कह दिया, चले गलती हो गई, बड़ों से भी now I होती feel that you है, regret what you said. sort of yes, लेकिन ये है कि बच्चों को भी इस तरह रिटेलिएट नहीं करना चाहिए इस बड़ी उम्र को कि मुझे आप गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, बट ये आपने जिस तरह अब्दुल्ला ने पूछा, डू यू रिग्रेट व्हाट यू सेड, डू यू एक्चुअली रिग्रेट व्हाट यू सेड, कि अब टाइम्स हैव चेंज, या फिर अंदाज आपको लगा कि शायद मैं सॉफ्टर तरीके से कह सकती थी? ये सॉफ्टर ज़रा, क्योंकि मे बी मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, मे बी एक दो चीज़ें मेरे माइंड में थी। लेकिन डू यू रियलाइज मिसेस खान के टाइम्स हैव चेंज? माशाल्लाह आप वो कह रही हैं कि थर्ड जनरेशन अब आपके सामने, नानियों दादियों की आप बात कर रही हैं, टाइम्स मूव ऑन। आप खुद बता रही हैं कि कुछ बातें आपको भी अपनी सास की या किसी की नहीं अच्छी लगती होंगी। We would never say anything. Sure, आप नहीं कहते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपेक्टेशन भी तो बदल गई है। आप लड़कियों से जिन्होंने मतलब पढ़ लिख गई, आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जिनका रुझान भी खुल गया, और लड़के भी थोड़े बहुत बदल रहे हैं, उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन लड़कियों से उस किस्म की नहीं होती कि तुम मेरे लिए सामने जुबान बंद करके खड़ी हो। कहा कि जुबान बिल्कुल बंद करके रहो। कुछ चीजों में आपका ये एक्शन भी था कि खामोश रहना चाहिए और आगे से ना बोले। ज्यादातर एकदम जो मुंह फट बच्चियां होती हैं, हमने उनको कहा कि एकदम आप टिट फॉर टैट जवाब ना दें, तरीके से बाद में दे दें। क्यों नहीं देंगी आप, बाद में कहेंगी ना, रिएक्शन तो आता है ना। हाँ, लेकिन मिसेस खान मुंहफट बच्चियां ही क्यों होती हैं? बच्चे जो हैं लड़के, जिनको एक्चुअली कभी कोई लगाम दी ही नहीं गई, लड़कियों को सिखाया जाता है। आपकी किसी बात में लड़के को सिखाने की कोई बात नहीं हुई। जब हम मैरिटल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना, हम पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो हमने बना दी हैं। कहना है से कि कभी कभार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम, अ लॉट ऑफ द टाइम्स इंस्टिगेट ही होनी है ना कोई बात। आप खामोशी से अच्छा काम आदमी के लिए कर भी रहे हो, शौहर के लिए, तो उसका मूड ऑफ है, वो भी तो मुंहफट हो सकता है। मतलब कुछ एजुकेशन उधर उस साइड पे भी तो देनी चाहिए। क्या ख्याल है? ये बात सही आप कह रही हैं कि लड़कों को भी हमेशा लड़की का ख्याल रखना चाहिए, वो भी अपना घर बार छोड़कर आइए, व्हाई नॉट। और लड़कियों को देखिए ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए बस। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बात बताइए। पूरी बात ये थी कि लड़कियां के ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगी तो उसका घर बना रहे। लेकिन जब आप घर में बसी रहेगी, ये तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज वांट टू। आई रियली वांट टू आस्क यू कि आप जब रिश्ते आप कराती हैं, आप लड़कियों को कैसा घर में रहना चाहिए इस पे तो तवज्जो देती हैं, लेकिन क्या आप लड़के वालों से भी ये कहती हैं कि अपने लड़के को भी कहिएगा कि वो जरा वो हाथ कभी ना उठाए, या वो बदतमीजी कभी ना करे, या उसके घर वालों को अपना घर वाला अपने घर वाले समझे? बिकॉज़ आई एम एन एजुकेटेड वुमन, तो आप मुझे इतना ऑर्थोडॉक्स ना समझें कि बिल्कुल नहीं समझ रहे आप। उनसे भी यही, उन्हें भी यही समझाती हैं, लड़कों को यही समझाती हैं। बहुत ज्यादा अपने जमाने के फैशनेबल थे, अपने जमाने में माशाल्लाह यू आर वेरी अप टू डेट इवन टिल डेट। हर तरह का हमने किया, तो क्या हमारे शौहर ने हमें इजाजत नहीं दी थी? हमें क्या इतनी लिबर्टीज नहीं थी? क्यों नहीं थी? उस पर तो हम बिल्कुल स्टैंड करते हैं, बट ये है कि हम साथ साथ हमने अपने शौहर के शाना बशाना अच्छे बुरे वक्त में उसका हमेशा साथ दिया, उसको लेट डाउन नहीं किया। मिसेस खान सॉरी, आपने अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब इजाज़त, व्हाट इज़ इजाज़त? मतलब अभी लड़की को आप कह रही हैं ना, जैसे हमने भी फैशन किया और हमारे शौहर ने हमें इजाज़त भी दिया, बट व्हाट इज़ दिस इजाज़त? क्योंकि आजकल अगर हम आजकल की लड़कियां ज़रा सी इजाज़त अगर कह देंगे हम जा रहे हैं, इतना जा रहे हैं, एंड दे शुड बी अलाउड। ये नहीं कि अगर माँ के घर जा रहे हैं तो तुम लोग नहीं जा सकती, ये वो, लेकिन तरीके से इजाज़त लो, जाओ प्यार से बात करो। अच्छा, ये बड़ी डिबेटेबल बात होगी, ये तरीके से इजाजत। एक आजकल के मॉडर्न कपल्स की एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे से वो इजाजतें नहीं ले रहे, और बताना इजाजत का टर्म है। जब अंडरस्टैंडिंग दो तरीके से बता दो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इजाजत करना और बताना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जा रहे होते तो मैं अपनी बीवी को बताता हूँ, बीवी ने कहीं जाना होता है, और बताना तो ऑब्वियसली बताएंगे। तो अगर आप बता भी नहीं रहे तो फिर तो आपकी मैरिज में और इश्यूज हैं, उसको फिर हम साइड पे कर लेते हैं। कम्युनिकेट
नहीं कर रहे ना फिर तो आप, फिर तो जाहिर है आपकी शादी नहीं चल सकती। दूसरी चीज है, थोड़ा सा बता देना, थोड़ा सा भाई अपना पानी का ग्लास खुद उठा लो और खुद रख देना। मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि आई एम गोइंग टू सिट देयर एंड यू नो डू, आप बैठेंगे और मैं सब कुछ करूंगी। आपकी ऐसी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि लड़कियां वो भी हो जहां खामद आए चुप करके बैठा है और लड़की रनिंग अराउंड कर रही है। ये कभी भी नहीं होता। तो फिर प्रॉब्लम मिसेस खान पता है क्या है, ये वो जो इंटरव्यू आपका वायरल हुआ है ना, और आई एम सॉरी टू हियर कि आपको काफी उसका बैकलैश मिला है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि इट डिड सीम कि आप एडवोकेट कर रही हैं और आजकल की लड़की की रियलिटी से वाकिफ नहीं है। देखिए मेरा ख्याल है कि मिसेस खान आपका वास्ता भी जितने मॉडर्न खानदानों से पड़ता है, बड़े बड़े एलिट फैमिलीज के रिश्ते, लेट्स बी ऑनेस्ट, कर आप कराती है तो वहां पे ऐसा तो नहीं होता। अच्छा रात को क्या, वो मेरा जर्मनी में लड़का बैठा हुआ, उसने कहा मिसेस खान जो बोल रही है ना कि अम्मी इस तरह की उनके पास जाए, एंड शी केम ओवर टू मी एंड सेड कि ऐसी लड़की चाहिए, क्योंकि जर्मनी में जहाँ जो पाकिस्तानी स्टाइल की लड़कियां हैं ना जो बहुत डोमिनेटिंग होनी चलेगी, आप जैसे कहते हैं ना उस तरह। नहीं मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ये जो सारी बातें थी ये आपकी अपनी ओपिनियन थी या ये तमाम लोग जिनके आप रिश्ते कराते हैं वो ये रिक्वायरमेंट है, वो ये रिक्वायरमेंट करते हैं आपसे? देखिए मेरी तो बहू खैर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मिली और मेरा ख्याल मैंने उसकी बारहा तारीफें ही की। आपकी बेटी भी वर्किंग वुमन है? यस। तो वो किस तरह मैनेज करती है? आपने जब उनकी शादी की थी या कर दी है या नहीं की है? आई हैं उनकी, उसकी 4 नंदे हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके वो 40 लोगों का खाना और देंगे उतार लेते और साथ काम भी करती हैं। हाँ अच्छा, काफी सुपर वुमन होंगी, लेकिन ऑब्वियसली शी सीन मी, शी इज हर्ड अबाउट हर ग्रैंडमदर कि हम मैनेज कर लेते हैं। If you have something in your mind and you want to do it, you can. मैं रात को बैठकर अपना जोड़ा 2 घंटे में इलेक्ट्रिक मशीन पर बनाकर पहन लेती थी। चले, it has worked for you, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। I've seen you working in your house as well. Obviously we all do. हर किसी everybody does. अगर किसी पे डिमांड ना किया जाए ना तो खुशी से काम होता है। अगर डिमांड किया जाए कि ये भी होगा और गरम गरम चपातियां भी होंगी और बच्चे भी साफ सुथरे धुले, भाई ये तो रिक्वायरमेंट है ही है। ये तो इससे तो अंडरस्टैंडिंग, ये तो ऑब्वियस चीज है। हमारा मकसद यही था कि आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं अपने हस्बैंड्स में, अपने घर में, इंस्टेड ऑफ हैविंग टेलीफोन कॉल्स इतनी लंबी लंबी फ्रेंड्स के साथ, ये वो वगैरह। कभी कभार टेलीफोन कॉल बड़ी कथार्टिक होती है मिसेस खान, कभी कभार जरूरत होती है। वो जो आपने फटना होता है अपने घर पे, अपने मियां पे, वो आप फोन पे अपनी फ्रेंड के साथ बात कर लें। 2 PTCLs हैं मेरे पास, 2 वो है, क्या मैं नहीं फ़ोन उठा रही हूँ ना बेटा, ये नहीं है। एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड, बस दैट्स इट। अच्छा, आपको लगता है कि आजकल की शादियां, इसलिए आपको वैसे ये लगता है कि आजकल शादियां ज्यादा नाकाम हो रही हैं? बहुत ज्यादा। मेरे पास तो इतने डिवोर्स केसेस हैं कि आप यू विल बी शॉक्ड। अच्छा, डिवोर्स केसेस जिनकी आपने प्रॉब्लम भी दोबारा शादी कराई है। आपको हमेशा ये लगता है कि औरत का रीजन है, आदमियों का भी कसूर होता है। क्या करते हैं आदमी जिनका कसूर होता है? मैं चाहता हूं कि आप आदमी के मसाइल पे जरा रोशनी डालें थोड़ा सा, कि अगर शादी नहीं चल रही तो उसमें आदमी का क्या कसूर होता है, आदमी को कैसा होना चाहिए? अब फिर लड़कियां उछल जाएंगी, ज्यादातर औरतों का होता है, आदमियों का भी होता है। अगर 60% औरत है तो 40%। चलिए, वो जो आदमी के मसले होते हैं वो क्या होते हैं मिस खान? जैसे आपने बता दिया कि औरत को तो ऐसा होना चाहिए, मर्द को कैसा होना चाहिए? माँ की ज्यादा साइड लेता है, माँ की सुन कर वो अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा उतारता है। वो 1 रीजन होती है कि जाहिर है वो बैलेंस नहीं कर पाता। हाँ, बैलेंस नहीं कर पाता, बहनों की ज्यादा सुनता है, फिर माँ बीवी के पास आकर गुस्सा उतारता है वगैरह। अच्छा मिस खान, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू हियर। ये भी होता है कि जाहिर जिम्मेदारियां अपनी ना पूरी कर रहा हो, खर्चा पानी नहीं देता हो हमने एक ब्रेक लेनी है। वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस हियर। तो बैलेंस जो हम लड़कियों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि वो बैलेंस रखो, काम भी करती हो तो घर में भी उतना ही काम करो, बच्चे भी और इन लॉज भी और सब कुछ, वही बैलेंस आदमियों को भी सिखाया जा सकता है, बिकॉज दैट इज वही तो ऑफ चीज हो रही है और शादियां खत्म हो रही हैं। और मेरा ख्याल है कि आजकल ज्यादातर जो एजुकेटेड आदमी हैं वो इतने समझदार तो हो गए हैं कि अगर बीवी ने 2 घंटे से बच्चा उठाया और वो गिरने वाली हो गई है तो वो खुद ही बच्चा संभाल लेंगे। तो आदमियों के हाथ में होता है, शादियों में जाओ तो हमारे कपड़े खराब होंगे, आप जरा सब सिर्फ 1 साल में एक शादी। मिसेस खान, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, मिसेस खान, यू हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, माशाल्लाह आपका बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, बड़े अरसे से आप कर रही हैं। आपने खुद ये रुझान चेंज होते हुए देखा है कि पहले लड़कियां
शायद ज़्यादा सबसर्विएंट होती थी और वो डोमेस्टिकेटेड होती थी या इजीली मान जाती थी, व्हाटएवर सर्कमस्टांसेस उन्हें मिलते हो। अब चेंज हुआ है क्योंकि अब मिसेस खान घर चलाना भी सिर्फ मर्द के बस की बात रही नहीं है। हाँ, दोनों चल के दोनों ये है एक तो इसलिए दोनों एक दूसरे से लग रहे और हैं क्योंकि पहले इकोनॉमिकली भी दोनों की सपोर्ट जरूरी होती है अब बच्चों की पढ़ाइयाँ ही बर्दाश्त करने के लिए। बिल्कुल दोनों की सपोर्ट, और जब तक दोनों नहीं काम करेंगे मैं ख्याल अब आपके देखें ना यूटिलिटी बिल्स इतने हैं, स्कूल की फीसें इतनी हैं, इसलिए कभी तवे पे तवा गरम ना भी हो तो भी चलता है ना। तो हम ये हर एक के लिए तो हम वो तो अपनी माँ की जमाने की बात बता रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप माँ की जमाने की बात बता रहे थे। इस तरह की जब इस तरह की बातें कुछ बताएंगे तो थोड़ा सा उनके ऊपर असर होगा, तो थोड़ा सा वो चेंज भी अपने अंदर लाएंगी। आपको उस जमाने की भी बातें बतानी चाहिए, अब भी बतानी चाहिए। उस जमाने में शुरू में जो ये आए थे वॉशिंग मशीन स्टील की होती थी, मैंने कभी आज तक वॉशिंग मशीन में मैं कपड़ा हमेशा खुद हाथ से मल के धोती हूँ और साफ धोती हूँ, मुझे किसी के कपड़े पसंद नहीं। अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है कपड़ा हाथ से मल के धोने का, लेकिन वैसे भी अच्छे साफ कपड़े हो जाते हैं। मैं रात को धो लेती हूँ। लास्ट क्वेश्चन मिसेस खान, अब जब आपके पास रिश्ते के लिए लोग आते हैं कि जी हमें ये लड़की चाहिए फलाना धमाका, आप क्या अपने तौर पे उनको बता देती हैं कि ये जो आप एक पिक्चर लेके आए हैं पुराने जमाने की ये नहीं होने वाला, क्या आप उनको रियलिटी बताती हैं कि गर्ल्स अच्छी लड़कियां, ये बुरी लड़कियां नहीं है, अच्छी एजुकेटेड लड़कियां, प्रोफेशनल लड़कियां हु आर रेडी टू गेट मैरिड, अरेंज मैरिजेस में जाना चाहती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो इतनी डोमेस्टिकेटेड नहीं होने वाली जो आपकी नानी होंगी। बिल्कुल, मैं कह रही देखिए जब वो इतना कमा रही है सच्चाई बताती हैं तो वो एक मेड आपको रख देंगी, एक मदर इन लॉ के लिए वो दे कैन अफोर्ड अ मेड, तो आप उसको इजाजत दे, एंड शी इज नॉट गोइंग टू कम थकी हारी सुबह की गई हुई रात को आकर, तो डोंट एक्सपेक्ट हर कि वो इतना काम कर सकेगी। नो, It is not humanly possible as well. No, it is not possible. ठीक है, और दूसरी बात ये कि मिसेस खान regrets over what she said. She said कि वो थोड़ा सा out of context हो गया था, इनका यही कहना है। आपको शायद आपने ये माना है कि आपका अंदाज मुख्तलिफ था, वो नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन अब बच्चों को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, हम आपकी नानियाँ दादियाँ हैं, अगर हम थोड़ा सा उनसे रिस्पेक्टफुली बिहेव करें और उनको गालियां ना दें। कह दिया कुछ तो फिर आप थोड़ा सा सुन लें, हमें भी तो नानियां दादियां डांटती थी। थैंक यू सो मच मिस खान, दैट दिस इज ऑल द टाइम वी हैड। मैं बस ये कहूंगी कि फ्रॉम गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू बच्चियों को शायद ये बात राइटफुली इसलिए भी नहीं अच्छी लगी क्योंकि अपनी नानी और अपनी दादी से सुनना और अपनी अम्मी से सुनना तो एक बात होती है, आप काउंटर भी कर लेते हैं, लेकिन फिर ऑन अ कलेक्टिवली एक सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बात सुनना कि अभी तक ये माइंडसेट है और अभी तक ये चीज दोहराई जा रही है, तो वो थोड़ा सा आई गेस। लेकिन मिसेस खान ये कहती हैं कि जनाब ये उनके भी अम्मी के ज़माने की बातें थी, अब जाहिर है कि हालात और मामलात बदल गए हैं, और प्लीज इन्हें फोन कर करके डिस्टर्ब ना करें, शी इज रियली डिस्टर्ब, गालियां ना दें, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इसके बारे में तो यू नो दैट कि गलती हो, सच्चाई हो, बुराई हो, जो भी हो, गालियां शालियां ना दिया करें आप लोग प्लीज। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, वी हैव टू मूव ऑन इन फैक्ट। और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम ना हो सका, जहांगीर तरीन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस्मान बुज़दार के लिए ज़ाती हैसियत में भी एक बड़ा चैलेंज है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा कि जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से फंड्स मौजूद हैं, लेकिन सर जंग के बायस अब तक सेक्रेटेरिएट का भी फैसला नहीं हो सका। सेक्रेटेरिएट नहीं बन पा रहा सर, फंड भी मुख्तस हो गए हैं, जंग चल रही है, लगता है सर जंग कहूँगा इसको मैं आपके। मुझे अफसोस है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये जो सर्द जंग है इसकी वजह से अभी तक सेक्रेटेरिएट नहीं बनी, ये गलत है, ये ज़्यादती है, और ये सर्द जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, और जो भी फैसला करना है हमें फैसला करके सेक्रेटेरिएट फौरी तौर पे अमल में आ जाए। आपको याद दिला दें कि इससे पहले शाह महमूद कुरैशी कहते रहे हैं कि जनूबी पंजाब सूबे से मुताल्लिक इत्तेहादियों की नाराज़गी दूर करना होगी। 3 ज़िलों का सूबा मुमकिन नहीं है। अगर आप 3 ज़िलों का सूबे का मुतालबा करेंगे, उसके लिए अलहदा असेंबली का तकाजा करेंगे, अलहदा सेनेट की सीटें, क्योंकि सेनेट में बराबरी होती है, तो वो बात सिरे चढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। कुछ दोस्त हैं चीमा साहब जैसे, जिनका अपना मौक़िफ़ है, हमें उस मौक़िफ़ का एहतराम है, लेकिन जब वो हमारे साथ उन्होंने इल्हाक़ किया तो उनके सामने है, हमारा मंशूर भी उनके सामने था, हमारी सोच भी उनके सामने थी, और इंशाअल्लाह उनसे भी बात होगी, उनकी क़यादत से भी बात होगी। हमारे लिए वो मोहतरम है, और इंशाअल्लाह उनको भी हम कायल करेंगे, मंतकी तरीके से कायल करने की कोशिश करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब ने 12 जनवरी को जनूबी पंजाब की बजट की मंजूरी इस हवाले से आपको बताना चाहते हैं। 12 जनवरी को जनूबी पंजाब के सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए 50 करोड़ 8,62,424 रुपए की बजट की मंजूरी तो दे दी, मगर सेक्रेटेरिएट बनने का नाम ही नहीं ले रहा। पीटीआई हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद 1 साल में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का ऐलान किया था और इस सिलसिले में जनूबी पंजाब सूबा महाज से बाकायदा मुआहिदा किया गया था। सबको याद होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुसरो बख्तियार भी थे उसमें, जिसमें वजारत मनसूबाबंदी, तरक्यात और इस्लाहात के वजीर खुसरो बख्तियार पेश थे। लेकिन सूबा तो क्या बनता, अब तक यही फैसला नहीं हो सका कि सूबे का सदर मकाम मुल्तान होगा या फिर बहावलपुर। अच्छा जी, अब वी हैव शहबाज गिल साहब विद अस राइट नाउ और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। शहबाज गिल साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जहांगीर तरीन साहब पार्टी का बड़ा नाम है और उन्हें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम में ताख़ीर पर ऑब्वियसली तशवीश है। ज़ाहिर है कि ये शिकायत जो है बुज़दार साहब से ही है, तो वज़ीर आला पंजाब का क्या जवाब है इस पर, मतलब क्या उनका मौक़िफ़ है? जी देखिए, बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब बहुत अहम हमारे पार्टी के रहनुमा हैं और वो बिल्कुल अपना अगर कंसर्न शो कर रहे हैं तो पार्टी के जो रहनुमा के तौर पर उनका बिल्कुल बनता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि हमारे 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए और फिर सेक्रेटेरिएट की जो बात है उस पर काफ़ी सारा काम हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द वो काम मुकम्मल करके तो हम पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। गिल साहब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार खुद जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके से आए हैं, बल्कि ये ज़ाहिर है कि उनके वज़ीर आला बनने की वजह भी या क्वालिफ़िकेशन भी बताई गई उस वक्त। सूबा जनूबी पंजाब के लिए उनकी ज़ाती कोशिशें हमें क्यों नहीं नज़र आती? सिर्फ 7 साल हमारी हुकूमत से पहले जो आखिरी 7 साल थे उसमें तकरीबन 265 अरब रुपया उनका चोरी किया गया, एलोकेट उनको किया गया, खर्च इधर किया गया लाकर। तो ये वो रीज़न से जिनकी वजह से जनूबी पंजाब के अवाम में मायूसी हुई और उन्होंने सूबे की डिमांड की। उस्मान बुज़दार साहब ने पहले ही साल आने के बाद एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो पहले कोई हुक्मरान नहीं कर सके। एक तो बजट जो है वो 35% एलोकेट किया और दूसरा मैंने पहले ही बताया कानून में शिक डाली कि वो बजट यहाँ नहीं आ सकता। तो इससे ज़्यादा तो आप उस्मान बुज़दार साहब की आप देखिए, निश्तर 2 वहाँ पे हॉस्पिटल शुरू करवाया, वहाँ पर बेशुमार शहरों में सड़कें और बाईपासेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर काम हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर पहली दफ़ा इतनी तादाद में इतने शहरों में बन रही हैं। तो कहने का मतलब ये कि काफ़ी काम हो रहा है। रही जहाँ तक बात सूबे की, तो उसके लिए मैंने आपको बताया आईनी ज़रूरतें उनकी तरफ देख रहे हैं हम। अच्छा गिल साहब, सूबा जनूबी पंजाब के क़याम का मसला तो है ही, लेकिन सूबा बहावलपुर के क़याम की भी बात की जा रही थी और पर्टिकुलरली ख़ाफ लीग इसमें काफ़ी पेशपेश थी, उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, वो भी बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट हमारे अलाइज़ हैं और उनका भी हमें जो उनकी जो भी कोई डिमांड है सूबे के बारे में, उसके अलावा वो उसके ऊपर भी बड़ी संजीदगी से सोचा जाता है, सोचा जाएगा और सोचना चाहिए भी। तो इसलिए ये मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो साउथ पंजाब का सूबा है या बहावलपुर सूबा की जो तहरीक है, ये बड़े डेलिकेट मामलात हैं। इसमें सिर्फ सूबा नहीं बनाना बल्कि तमाम जो डिफरेंट फ्रीक है उनके दरमियान हमआहंगी और उनके दरमियान जो है एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी बनाना है कि सूबा बनने के बाद वो जो कंपोनेंट्स बने वो चले भी और वो सक्सेसफुली आवाम को रिलीफ दें। तो इसलिए इसको बहुत देख सोच के मशवरा करके तमाम स्टेक होल्डर्स को, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर फैसले की जाए। थैंक यू। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वाज द अपडेट फ्रॉम दैट साइड, सो लेट्स सी क्या होता है। बिटिया, अब हम शहबाज गिल साहब से बात कर रहे थे, इससे पहले हलीम आदिल शेख से बात कर रहे थे। वेरी कंसिडरेट अबाउट देयर एलाइज दीस डेज। हाँ, दैट इज ट्रू। अच्छा जी, क्विकली बिफोर वी टेक द ब्रेक, जल्दी से आपको बता दें कि जुनून बैंड, हमारा अपना जुनून पाकिस्तानी बैंड जो है, उन्होंने रिसेंटली लंदन में एक कॉन्सर्ट किया, हिस्टोरिकल कॉन्सर्ट कह रहे हैं जी इसको, कि बहुत ही ज़बरदस्त था। वेम्बली एरिना में था, खचा खच वेम्बली एरिना पूरा ही भरा हुआ था और कुछ उसकी झलकियाँ भी देख लेते हैं। भाई इनके गाने माशाल्लाह, और फिर हमारी मतलब स्टेज प्रेजेंस जो है ना इनकी, वो बात ये है कि देयर इज अ ह्यूज जनरेशन ओवर हियर हु हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू दीस सॉन्ग्स। तो मेमोरीज, इतनी नॉस्टैल्जिया, इतना ज़बरदस्त होता है कि यू वांट टू जस्ट कीप लिसनिंग टू दीस सॉन्ग्स और डेफिनेटली मज़ा आया होगा। और फिर कॉज इतनी अच्छी जुड़ गई थी साथ, तो ज़ाहिर है लोग और ज़्यादा आना चाहते थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अच्छा जी, एक और इशू जिस पे हमने बात करनी है और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं। गाड़ियों की फरोख्त में ज़बरदस्त कमी से मुल्क में काम
काम करने वाली कारसाज कंपनियां जो हैं वो दबाव में हैं और हज़ारों अफराद का रोज़गार जो है वो भी दांव पर लग सकता है। सरकारी नौकरियों पर भी पाबंदी का कहा जा रहा है। मुल्क में बेरोज़गारी में बड़ा इजाफा हो सकता है और इस बारे में हम यहाँ वार्न करना चाहते हैं। रुपए की कदर में कमी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ऑटो फाइनेंसिंग की शरह जो है वो घट चुकी है और कस्टम्स ड्यूटी जो है वो बढ़ जाने से मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री को शदीद बहरान का सामना है। गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया कमी से मकामी सनतकार ज़ाहिर है शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ऑटो सेक्टर में आने वाली नई सरमायाकारी भी मुंजमद होकर रह गई है। कई बड़े ब्रांड्स जिनके मंसूबे थे आने के वो अब ज़रा डिले कर दिए गए हैं। ऑटो इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि गाड़ियों की फरोख्त में ऑलमोस्ट 50% कमी हो चुकी है। खदशा है कि सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। दूसरी जानिब किफ़ायत जारी मुहिम के तहत हुकूमत ने सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और नई नौकरियों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। तरक्याती मनसूबों और मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी के अलावा हर किस्म की नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी आयद की गई है। और इसी पे हम बात करते हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर्स एसोसिएशन, मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद। शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब इस किस्म की पॉलिसीज बन रही होती हैं तो क्या आप लोगों में से या आपको किसी को मदऊ किया जाता है कि आए जरा हम ये एक पॉलिसी बना रहे हैं तो आप अपनी भी राय दें? देखिए, ये एक साल जो ये मौजूदा हुकूमत है इसमें तो ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन पिछली जितनी भी हुकूमतें गई हैं वो मानना ना मानना वो गवर्नमेंट की अपने स्वाबदीद पर है, लेकिन मीटिंगें ज़रूर होती रही हैं और मुल्क के मुफाद में अच्छे सजेशंस हमने दिए हैं। अब देखें, इस वक्त जो ये बहरान है, चाहे वो लोकल गाड़ियों का है चाहे इंपोर्टेड बाहर से गाड़ियाँ नहीं आ रही, एक तो कंपटीशन ख़त्म हो गया। पिछली देखें सारी बातें मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो डॉलर्स के रेट ऊपर ले गए उस वजह से ही हुआ है, लेकिन कुछ हमारी लोकल असम्बलरों ने भी पिछले कोई 3 साल से प्राइसेस इतने बढ़ाए कि लोगों की कुव्वत खरीद में नहीं रहे। अच्छा शहजाद साहब, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। ले दे के जब 2 ही ब्रांड्स हमारे पास बचने हैं तो उनकी एक नॉर्मल सालून गाड़ियाँ भी हम SUV की प्राइस में ले रहे होते हैं। देखिए, वही मैंने कहा कि एक जो है वो एक कार्टेल है जिसमें ये 3 लोकल असेंबलर जिसमें सुजुकी, होंडा, लेकिन हर गाड़ी ब्लैक में बिक रही थी। ये तो पिछले दिनों डॉलर ऊपर चलाया गया, मुल्क की कुछ पॉलिसी चेंज हुई, उस वजह से अंडर प्रेशर आ गए, वरना ये तो पिछले ये जो पाकिस्तान है गाड़ियों के मामले में जन्नत है, जन्नत से कम नहीं। इन्होंने इतने प्रॉफिट और मार्जिन कमाए कि आप और जहन्नुम है कस्टमर के लिए और जहन्नुम है कस्टमर, देखें कंज्यूमर के लिए। यस, देखें मैं आपको बताऊं, दुनिया में गाड़ी बनाने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड हो। हमारी पाकिस्तानी किसी गाड़ी के अंदर रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप एक सिविक 42 लाख की खरीदते हैं और आप उन्हें कहेंगे जी मुझे एयरबैग चाहिए तो उसके लिए 3 लाख रुपए और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और जापान की 10 साल पुरानी गाड़ी जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है उसमें 4 एयरबैग मिलेंगे। तो एक हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने लास्ट जनवरी 2019 में एक SRO 52-1 15 जनवरी 2019 को निकाला, जिसके तहत अब बाहर से गाड़ियां जो है बज़ाहिर तो यह है कि आ सकती हैं लेकिन वो नहीं आ सकती। उसकी कंडीशन ये है कि वो जो गाड़ी भेजने वाला है वो डॉलर ड्यूटी भी भेजे। हमने हुकूमत को बहुत समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है और इसमें हम कोई रास्ता बीच का निकालते हैं ताकि ये लोकल असम्बलर जो है इनकी ज़ादादारी भी कायम ना हो और हम लोगों की कुव्वत खरीद में एक ऐसी गाड़ी दे सकें जो एक रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से। लोगों को शायद कंफ्यूजन हो जाएगी कि 5 लाख रुपए कौन सी जापानी गाड़ी, वो मुहावरत ने इस्तेमाल की जापान की छोटी गाड़ी में भी रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड। 5 साल पुरानी गाड़ी 650 सीसी की जापान से जो हम लेकर आते हैं वो 5 लाख की होती है, कस्टम ड्यूटी देने के बाद वो 10-11 लाख की हो जाती है। लेकिन पाकिस्तानी कौन सी गाड़ी 10-11 लाख में है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये मैंने कहा कार्टेल है, जो सुजुकी बनाता है वो होंडा नहीं बनाता, जो होंडा बनाता है वो टोयोटा नहीं बनाता। देखें, ये सारे का सारा हम अगर कह दें कि ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ तो आपने कहा 50% इनकी सेल कम हुई है। आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं, अभी से मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से बता रहा हूँ 75% नहीं तो जब इतना सेल खत्म हो जाएगा तो इनको एहसास होगा। अब भी नहीं है, कार मैन्युफैक्चरर्स अब भी नहीं है। देखें, आज हम डॉलर के लिए ड्यूटी के लिए हम नहीं लड़ सकते, मुल्क चलाने के लिए हुकूमत को पैसा चाहिए। क्या आपने प्रॉफिट और मार्जिन कम नहीं कर सकते?
जाहिर पूरी दुनिया में इतनी अंधी तो नहीं मची हुई जितनी यहाँ मची हुई है। इतनी अंधी मची हुई है कि इनके ये गाड़ियां बेचते हैं पाकिस्तानी रुपीस में, लेकिन इनके जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जब जापान जाते हैं वो डॉलर की शक्ल में जाते हैं। अच्छा ओके, लेकिन बॉटम लाइन ये कब तक रहेगा? अगर नहीं लोग अब खरीद नहीं रहे या कुछ इस किस्म का होगा तो इनको भी नीचे करनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, इनको करनी चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं कि जी हमारी सेल नहीं है, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है, इन्हें नीचे आना पड़ेगा टू अट्रैक्ट बायर्स। देखें शहजाद साहब, साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि अब ब्रांड न्यू गाड़ियां तो तकरीबन खरीदना इम्पॉसिबल हो गया, सेकंड हैंड गाड़ी की मार्केट बेहतर हुई है। देखें सेकंड हैंड गाड़ियों की मार्केट है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि SRO 52-1 की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। आज ही हुकूमत एक मीटिंग कर रही है यूज़ गाड़ियों के हवाले से। अच्छा। ये मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बताना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसमें डॉक्टर हाफिज़ शेख साहब जो हैं वो कुछ अच्छा एक स्टेप ले रहे हैं। कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त होगी ताकि मुल्क में एक कंपटीशन की फ़िज़ा कायम हो। जो बहुत रुझान चला गया गाड़ियों की कीमतों पे, आसमान पे, डॉलर एक इशू अलग है, लेकिन इन्होंने अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम करेंगे तो गाड़ी के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज के बाद मुझे लगता है इंशाल्लाह कि आज कोई ऐसा डिसीजन हो जाएगा जिससे मुझे लगता है कि यूज़ गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी। हमने ये रिक्वेस्ट की है हुकूमत से कि इसमें एज लिमिट बढ़ा दी जाए। पहले ऑलरेडी जो कार है वो 3 साल पुरानी आती थी और जीप 5 साल पुरानी आती थी। हमने एज लिमिट बढ़ाने की हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि कार को जो है वो 5 साल कर दें और जीप को 7 साल कर दें। अच्छा। लास्ट ईयर 2018 में यूज़ गाड़ियों की वजह से हुकूमत को 100 अरब का रेवेन्यू दिया है यूज़ गाड़ियाँ बेचने वालों ने। जो जापानी गाड़ी आ रही थी, जी हाँ, 100 अरब 2018 में 100 अरब का रेवेन्यू दिया है। अगर हुकूमत हमारी बात मान ले, फायदा हो रहा था तो बंद क्यों कर रहे हैं? देखिए वही लोकल असेंबलरों के बेकावे में आके हुकूमत ने ये डिसीजन लिया कि ये नए प्लेयर आ रहे हैं, पुराने प्लेयर को ये प्रॉब्लम होगा, यूज गाड़ियां बंद कर दें। ओके ऑलराइट, ठीक है। भी अभी तक तो नहीं, उसमें देखें ना, कुदरत का निज़ाम है। आपने किसी के पेट पे लात मारी तो कुदरत भी है ना, तो कुदरत ने ये ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज आपकी गाड़ियां नहीं बिक रही। हाँ, लेकिन वी शुड हैव बेटर, मैं कहती हूँ स्टैंडर्ड्स, और बेहतर आप रेकी करें, रिसर्च कंपैरिजंस करें, व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू। एम ही तो आंखें बंद करके ना नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुल्क चलाने के हम देखें, मैं लास्ट बात करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क की जरूरत 10 लाख गाड़ियाँ हैं, 2.5 लाख ये असेंबल्ड करते हैं। 80,000 के करीब हम यूज़ गाड़ियाँ लाते थे। लोग 6.5 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी खरीदने पे मजबूर थे। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर नहीं, असेंबलर्स थे, आज हमारे मुल्क में शायद हमें ये डिस्कस करने की भी ज़रूरत ना होती अगर हम मैन्युफैक्चर मेड इन पाकिस्तान कोई गाड़ी होती। लेकिन हुकूमत को ये दबाव देना पड़ेगा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे तभी प्राइसेस नीचे आएंगे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ही की बात लेके आगे जाएंगे। हम लिटरली, ये तो हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, हम बाकी आम ग्रोसरीज की भी बात कर रहे हैं जो इंपोर्टेड आती थी, नहीं आती, चलो ठीक है फाइन, लेकिन फिर अपनी इंडस्ट्री तो बढ़ाने की बहुत जरूरत है। चीज क्या याद है, हमने यही एग्जांपल दिया था, मेक योर ओन। व्हेन वी वर लुकिंग फॉर अ कार फॉर यू, तो कितना कोई ऑप्शंस ही नहीं है मार्केट में, जो है जाहिर है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मतलब इतने पैसे लेके आप बाहर किसी मुल्क में जाए ना गाड़ी खरीदने, तो 50 ऑप्शंस होती हैं आपके सामने कि आप पैसा लगा रहे हैं, लेकिन चीज तो वो खरीदेंगे ना जो दिल को भाएगी। आपको अपनी सेफ्टी तो मिलेगी, यहाँ तो आपको अपनी सेफ्टी भी नहीं मिलती। ऐसा सीन ही नहीं है। सो अगर ये हो ही गया काम तो देन दीज थिंग्स नीड टू चेंज। अच्छा जी, ये हो गई बात इस पे, और काफ़ी अरसे से हमारा दिल चाह रहा था इस पे बात करें, बट वी नीड टू मूव ऑन। और अब वैसे ही आपका दिल खुश करने के लिए आपको बता दें कि फोर्ब्स मैगजीन है ना अमेरिकन, आपको पता है कि वो हर साल एक पूरी लिस्ट निकालते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन कमाई कर रहा है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में से। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करें। तो लिहाजा हम इनके लिए खुश हो रहे हैं, हमारा क्या इससे लेना देना। लेकिन हॉलीवुड की जी कामयाब तरीन एवेंजर्स सीरीज जो है और ब्लैक विडो समेत कई फिल्मों में अदाकारी करने वाली स्कारलेट जोहानसन जो है, शी टर्न्स आउट टू बी द हाईएस्ट अर्निंग एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड विद ओनली, पिछले साल उन्होंने सिर्फ कितने बनाए अब्दुल्ला? $56 मिलियन। और अमेरिकी अदाकारा रुपीस में करने की जरूरत करोगे क्या? हाँ? रुपीस में करने की बिल्कुल भी नहीं। $56 मिलियन हो जाएगा, मैं सब बहुत ही करोड़, कुछ अरबों शरबों, बहुत ही अरब शरब आगे चले गए हैं। इसके बाद है सोफिया वगैरह, उनका नाम है, उन्होंने इतना किया है। और एक और भी है, क्या नाम था उनका? वैसी हूँ आदमियों में, याद नहीं है वो आजकल एक आता है सीरीज, अच्छा रीस विदरस्पून भी है, कुछ नाम हम और भी लेना चाह रहे हैं। रीस विदरस्पून भी बहुत ज़्यादा कमा रही हैं। और
$35 मिलियन बाय द वे उन्होंने कमाया। बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, अल्टीमेटली बस बहुत ही ज्यादा कमा रहे हैं ये लोग। अच्छा ठीक है, अभी आगे बढ़ जाते हैं मेरा ख्याल है। और हम जो है उधर से इधर आते हैं और हम अपने नौजवानों की बात करेंगे। हमारे नौजवानों को बस मौका मिलना चाहिए अपना हुनर मनवाने का, चाहे वो कोई भी शोबा हो। लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साल असद अली ने रूस के जनूब में बर्फ़ से ढकी 6,642 मीटर बुलंद यूरोप की सबसे बुलंद चोटी माउंट एल्ब्रस सर करके इस पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। और सीधा आप पढ़े, मैं ज़रा मनाजिर देखना चाहता हूँ। मैं भी देख रही हूँ, मतलब दैट्स रियली नाइस। उन्होंने साथ साथ अपनी वीडियो भी बना दी है। जनाब दीगर को पहनाओं के साथ मिलकर चोटी पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के इन्होंने नारे भी लगाए हैं। वैसे कश्मीरियों तक शायद ये न्यूज़ तो नहीं पहुंची होगी क्योंकि कोई खबर उन तक पहुंच ही नहीं रही, लेकिन अगर उनको पहुंच जाए तो उनका दिल भी कितना खुश होगा कि देयर इज समबडी आउटसाइड, समबडी क्या मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर जो कश्मीरियों के हक में मतलब चोटियों से आवाज़ें दे रहे हैं। और आज आपको दोबारा से याद दिला दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। वी आर होपिंग अगेंस्ट होप कि कोई मुस्बत बात, कोई अच्छी बात निकले, एटलीस्ट वो कर्फ्यू तो उड़ जाए जिसकी वजह से लोग दबे हुए हैं, बाहर तो निकल सकें, कोई बात तो हो सके। माशी कत्ल हो रहा है। हाँ। अभी जो है हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी बताना है हमने। नहीं, हम आगे हम ही बढ़े। ये हर रोज आप मेरे साथ क्यों करती हैं? बड़ा मजा आता है मुझे। ओके, कल मिलेंगे एंड अभी तो हफ्ता स्टार्ट हुआ है। चलें कल बताते हैं। हैव अ ग्रेट डे। हैव अ ग्रेट डे अहेड।